जी सर। आपको एक और बात बता दूं, इंडस्ट्री की का अंदर का रहस्य है, और ये खुलासा कर रहा हूं मैं कि जी यहाँ हमारी इंडस्ट्री में एक्टर एक्टर डिसाइड करता है कि डायरेक्टर कौन होगा। डायरेक्टर एक्टर को कास्ट नहीं करता है। जो मैं बोल रहा हूँ, जो स्टार वाली फिल्में हैं, जो बड़े स्टार्स वाली फिल्में हैं, वहां जी। जो स्टार है वो डिक्टेट करता है कि मुझे ये सब्जेक्ट पे फिल्म बनानी है। वेलकम ऑल द व्यूअर्स टू एनिग्मेटिक हॉरिजन पॉडकास्ट न्यू एपिसोड। आज हमारे बीच जो गेस्ट हैं उनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। वो आपको अपनी मूवीज के थ्रू डराते हैं, या वो आपको अपनी मूवीज के थ्रू ऐसा सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि अगले सीन में क्या होने वाला है। ऐसे स्पेसिफिक और यूनिक डायलॉग्स वो लिखते हैं कि आपके जुबान पे वो डायलॉग हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं। जिनमें से एक डायलॉग है, मुझे जो सही लगता है मैं वो करता हूँ, चाहे वो भगवान के खिलाफ हो, समाज के खिलाफ हो, पुलिस के खिलाफ हो, या फिर पूरे सिस्टम के खिलाफ ही क्यों ना हो। हम वेलकम करना चाहेंगे मनीष गुप्ता सर का, डायरेक्टर एंड राइटर। सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू, थैंक यू, नमस्ते। सर पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे और आपकी मूवी के थ्रू ही हम स्टार्ट करेंगे। डरना जरूरी है इज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक हॉरर फिल्म इन इंडियन सिनेमा। हम जानना चाहेंगे कि आपका क्या इन्वॉल्वमेंट था उस प्रोजेक्ट में, या आप उसमें कितनी भूमिका आपने किस तरीके से, और क्या क्या आपके कठिनाइयां आपके सामने आई। हाँ, ये मेरी पहली फिल्म थी एज अ डायरेक्टर। इसमें 5 अलग डायरेक्टर थे और 5 अलग स्टोरीज थी, एंथोलॉजी थी। तो उसमें से एक स्टोरी मैंने डायरेक्ट की और वहीं से मैं डायरेक्शन में घुसा। इस वक्त पर मेरी उम्र बस 28 28 साल थी। 28 साल की उम्र में ही डायरेक्टर बन गया, और मैं किसी फिल्म बैकग्राउंड से नहीं हूँ। मुझे कुछ खास एक्सपीरियंस भी नहीं था फिल्म मेकिंग का। बस अपने स्क्रिप्ट के बल पर, अपनी विजन के बल पर मैं डायरेक्टर बन गया। तो मैं इतनी कम उम्र से ही डायरेक्शन करता आया हूँ। तो कठिनाई यही थी कि मुझे खास एक्सपीरियंस नहीं था। तो पहले पहले एक दिन मुझे कठिनाई हुई सीन्स को कंप्लीट जी करने में, लेकिन जो क्रू मेंबर्स थे मेरे, वो थोड़े ज़्यादा एक्सपीरियंस थे। तो उनकी मदद से मैंने पहला दिन गुजार लिया। लेकिन मुझे बहुत मुश्किल हुई थी डायरेक्ट करना, क्योंकि मैं पहली बार डायरेक्ट कर रहा था 28 साल की उम्र में, और मुझे कोई खास एक्सपीरियंस नहीं था डायरेक्शन का। पहले दिन पे ही मैंने सीख लिया, लेकिन मतलब गलतियां कर करके और अपने क्रू मेंबर्स की हेल्प ले लेकर मैंने सीख लिया कि कैसे करना है। बस अगले दिन से मैं कंट्रोल में आ गया, क्योंकि वो क्या होता है, पहला दिन थोड़ा होता है, आपको मुश्किल महसूस होती है, लेकिन अगले दिन से मैं आ गया पूरा कंट्रोल में। और तब से लेके अब तक, अभी उसको काफी देर हो गई है, कम से कम इसको 18-19 साल हो गए हैं उस दिन को। जी जी। मैं अभी भी डायरेक्शन करते ही आया हूँ। तो अभी भी तो आपको फर्स्ट पहले दिन जैसा डर लगता है कि नई मूवी है या बिल्कुल भी नया नहीं, प्रोजेक्ट बिल्कुल है। बिल्कुल भी नहीं। अभी तो सेकंड नेचर हो गया ना वो। अभी तो मूवी डायरेक्ट करना सेकंड नेचर हो गया। अभी पहली बार जी था, उम्र कम थी, एक्सपीरियंस नहीं था, तो ऐसा था। डर जैसा डर तो मुझे तभी भी नहीं था कोई, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। तो जो डर गया समझो मर गया। क्योंकि तो आप लेकिन एक ये एक डराने वाले मूवी बनाते मैं हैं डराता आप, हूँ, तो मैं डरेंगे डरता नहीं हूँ। क्या? डरता नहीं। मैं डरता नहीं हूँ, मैं सिर्फ डराता हूँ। डरा तो दो। तो हाँ क्या है, लेकिन तभी क्या था, लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से मुझे कई मुश्किलें आ रही थी। तो मैं डर नहीं रहा था बिल्कुल, लेकिन क्योंकि अगर मैं डरता तो मैं डायरेक्टर बन 28 साल की उम्र में डायरेक्टर बनता ही नहीं। क्योंकि दरअसल मैंने जी स्क्रिप्ट लिखी थी, और जी रामू जी सर ने मेरी रामू जी जो आरजीवी हैं, डायरेक्टर जो प्रोड्यूसर थे फिल्म के, राम गोपाल वर्मा, जी उन्होंने जी मेरी जी जी। स्क्रिप्ट पढ़ी। और मेरी स्क्रिप्ट पढ़ के इतने इंप्रेस हो गए, उन्होंने बोला बोला था कि तुमने तो पूरी स्क्रिप्ट ये इतनी क्लियरली लिख दी है तुमने, सब साफ साफ जी लिख दी है। तो तुम डायरेक्ट कर सकते हो इसको। मैंने बोला हाँ जी हाँ, बिल्कुल करूंगा। और बस वहीं से मैं डायरेक्टर बना। तो मैंने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बोला था यस कि मैं करूंगा डायरेक्ट, और वहीं से मैं डायरेक्टर बन गया। अगर मैं डरा होता तो फिर मैं डायरेक्टर बनता नहीं, और जो डरपोक आदमी वो डायरेक्टर बन भी नहीं सकता। बिल्कुल सही सर। डरना हाँ जरूरी है के बाद हम द स्टोनमैन मर्डर, जो आपकी फर्स्ट सोलो फिल्म थी जिसमें आप राइटर भी थे,
तो क्या डिफिकल्ट होता है कि डायरेक्टिंग और राइटिंग एट द सेम टाइम, नहीं, या एक इजी है? ज्यादा ही, अगर आप फिल्म के डायरेक्टर भी हो राइटर भी हो, वो बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आप जी ही ने एक कहानी लिखी है, आपने ही पेपर पे उतारी है और आपको ही फिल्म पे उतारनी है, तो एक कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं होता। कभी कभी क्या है, अगर राइटर अलग हो डायरेक्टर अलग होना, तो कभी कभी कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। यानी जो राइटर ने लिखी है वो डायरेक्टर उसको जस्टिस नहीं कर पाता, या जी जैसा डायरेक्टर स्क्रिप्ट, कभी कभी ऐसा भी होता है डायरेक्टर जैसा चाह रहा है स्क्रिप्ट और डायलॉग्स वगैरह, वैसा राइटर उसको डिलीवर नहीं कर पाता, तो कभी कभी ऐसा गैप होता है। और भी बहुत सारी कठिनाई आती है कि जो दूसरे स्टेक होल्डर्स होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं वगैरह, स्टूडियो हेड होते हैं, तभी तो स्टूडियोज होते ही जी नहीं थे, तभी तो सिर्फ इंडिविजुअल प्रोड्यूसर होते थे। तो जी जी उनको जी अगर कुछ उनकी सजेशन कुछ है, तो राइटर अलग हो डायरेक्टर अलग हो तो बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता है। यहाँ क्या है, राइटर मैं ही हूँ डायरेक्टर भी मैं ही हूँ, तो डायरेक्टर। इट्स अ वन स्टॉप सोल्यूशन। किसी को भी कुछ भी चाहिए तो मुझे मेरे से ही आके बोलते हैं, तो इट्स ऑलवेज इजियर कि राइटर और डायरेक्टर सेम हो। फिर राइटर और डायरेक्टर जब सेम होता है तो कॉन्ट्रैक्ट एक ही बनता है, आपको एक ही बंदे, जी प्रोड्यूसर को एक ही बंदे से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तो वो भी इजी होता है। इट्स ऑलवेज इजियर जब राइटर और डायरेक्टर सेम हो। और मैंने जितनी भी फिल्में सिंगल। डायरेक्ट की है वो सब मैंने खुद ही लिखी है। मैंने कभी किसी दूसरे राइटर के साथ काम ही नहीं किया है। मैं डायलॉग भी खुद लिखता हूँ, स्क्रीन प्ले भी खुद लिखता हूँ। तो ये सर स्टोनमैन मर्डर का कहाँ से आइडिया क्लिक हुआ कि हाँ 80s के दौर का? ये असली कहानी है। स्टोनमैन जो है, असली कांड हुआ था कि जी जी 83 में हुआ था। एक जी एक अनजान आदमी था जो आज तक पकड़ा नहीं गया कभी। वो जी 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 रास्ते पे सोते हुए गरीब लोगों के सर फोड़ देता था बड़े पत्थर से। तो जी पुलिस को ये समझ में आया कि कोई साइकोपैथ है, कोई थोड़ा जी जिसका दिमागी संतुलन थोड़ा ठीक नहीं है, ये उस टाइप का आदमी है जो ऐसा कर रहा है। लेकिन जी पुलिस उसको कभी पकड़ नहीं पाई। वो आज तक उसकी, इस आदमी की आइडेंटिटी आज तक पता नहीं चली है। तो ये इस बेसिस पे मैंने यहाँ से मुझे आइडिया आया था। मतलब न्यूज़ से या ऐसे कुछ क्लिक किया हाँ, कि हाँ इस पे? न्यूज आर्टिकल, मतलब न्यूज़पेपर न्यूज़ में पढ़ा आर्टिकल। था। अभी स्टोनमैन मर्डर के बाद हम अगर रहस्य की बात करते हैं, तो मतलब जबरदस्त सक्सेस रही है उस मूवी की भी, तो उसमें कैसा एक्सपीरियंस था, और वो कहाँ से जर्नी, मतलब स्टोनमैन के बाद हाँ रहस्य? हाँ, तो रहस्य तो आरुषि मर्डर केस से इंस्पायर्ड थी। जी तो आरुषि मर्डर केस से मैंने इंस्पिरेशन लेकर लिखी थी। और मैं एगाथा एगाथा क्रिस्टी जो नॉवेलिस्ट है, राइटर है एगाथा क्रिस्टी, मैं उनकी नॉवेल्स जी बहुत पढ़ता हूँ। तो उनकी नॉवेल्स पढ़ पढ़ के काफ़ी मैं इन्फ्लुएंस था कि मर्डर मिस्ट्री हो, ऐसे कोई मर्डर केस हो तो उस पर एक मर्डर मिस्ट्री बनाई जा सकती है। तो वैसे उस बेसिस पे मैंने लिखी थी। तो अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। तभी भी मेरी उम्र काफ़ी कम थी। जब मैंने रहस्य जी डायरेक्ट की तो मेरी उम्र 39 थी ये। जी और फिल्म के रिलीज में काफ़ी दिक्कत आई थी, क्योंकि जो आरुषि तलवार की फैमिली है, उसके माँ बाप जो है, जो जेल में थे, जी 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 उन्होंने केस कर दिया था। उन्होंने फिल्म पे केस कर दिया था और फिल्म को रिलीज होने से रोका था। फिर मुझे 11 महीने कोर्ट में जाना रहना पड़ा था, हाई कोर्ट में, फिल्म को जी छुड़ाने के लिए कोर्ट से और रिलीज कराने के लिए। तो इससे फिल्म के बिजनेस पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा था, क्योंकि वो ठीक से रिलीज नहीं हो पाई थी। अगर वो ठीक से रिलीज होती तो आज वो ब्लॉकबस्टर बन चुकी होती। जी। फिल्म्स के बाद सर अब हम बात करते हैं अवार्ड्स की। क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा बाइजिंग है कि इंडिया सिनेमा का इंटरनेशनल अवार्ड सेरेमनीज में, कि इंडियंस मूवीज को ज्यादा प्रमोट या ज्यादा अवार्ड्स वगैरह में लिस्टेड ना करें? नहीं 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 नहीं, मुझे मुझे लगता है इंडियन सिनेमा, इंडिया में सिनेमा बनता है, उसकी क्वालिटी ही उतनी अच्छी नहीं है कि वो इंटरनेशनल अवार्ड जीत पाए। इन रेस्पेक्ट सर? इन एवरी वे, हमें हमें एक्टिंग, हमें हमारे पास अच्छे एक्टर्स हैं, बहुत जी अच्छे एक्टर्स हैं। जैसे इरफान खान हुआ, के मैनन हुआ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हुआ, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं। हमारे पास अच्छे अच्छे सिनेमाटोग्राफर्स हैं जिनकी फोटोग्राफी इंटरनेशनल लेवल के लेवल की है। लेकिन हमारे पास अच्छे राइटर्स नहीं है। हमारे फिल्मों में आप अक्सर देखते हो कोई स्टोरी नहीं होती, सर पैर ही नहीं होता। तो हम इंडियंस को राइटिंग आती नहीं है ठीक से, क्योंकि राइटर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है यार। तो हाँ, और फिर डायरेक्टर्स की भी गलती है। गिने चुने डायरेक्टर्स हैं जो बहुत अच्छा इंटरनेशनल लेवल की फिल्म बना सकते हैं। तो
मुझे लगता है उस एरिया में हम थोड़े से कम है, हम वी आर लैकिंग। आप कोई इंग्लिश फिल्म देख लो, आप कोई इंग्लिश फिल्म देखोगे, उसकी क्वालिटी जो है और हमारी हिंदी फिल्मों की क्वालिटी, आपको जाहिर सा फर्क मालूम पड़ेगा कि हमारी फिल्मों में अचानक से कोई आइटम नंबर आ जाता है, अचानक से हीरो गाने लगता है, यानी कोई सेंस नहीं बनती है। हम ज्यादा करके हिंदी फिल्मों में कोई सेंस नहीं बनती। और जो लो बजट की फिल्में हैं, कुछ कुछ फिल्में हैं, जैसे मैं नाम लूंगा, कोर्ट, एक मराठी फिल्म थी कोर्ट, मुझे बहुत पसंद जी आई। फिर मेरी फेवरेट फिल्म है तुम्बाड़, मुझे बहुत पसंद आई। ये सारी इंटरनेशनल फिल्म है, इन फिल्म्स की क्वालिटी इंटरनेशनल लेवल की है। लेकिन इन फिल्म्स को ठीक से फंडिंग नहीं मिलती, ठीक से रिलीज नहीं मिलता, क्योंकि इनमें कोई स्टारकास्ट नहीं होती, इनमें कोई गाने नाच गाना नहीं होता। तो हमारी जो इंडस्ट्री है वो बिल्कुल ही गलत तरीके से स्ट्रक्चर्ड है। यहाँ जी टैलेंट को ज्यादा प्रमोट नहीं किया जाता है, यहाँ मार्केटेबिलिटी को प्रमोट किया जाता है, यानी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट नहीं, मार्केटेबिलिटी। यानी आप किसी बड़े एक्टर को ले लो, उस कोई बड़ी हीरोइन को ले लो और एक दो आइटम नंबर डाल दो और पैकेज बना दो, तो वैसे प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं। वो प्रोजेक्ट कोई अच्छी स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं बनाए जाते हैं, आपकी स्क्रिप्ट कोई पढ़ता भी नहीं है, तो स्क्रिप्ट की समझ भी नहीं है लोगों को, सिनेमा की भी समझ नहीं है लोगों को, वो हर कोई पैकेजिंग करता है। यानी हर एक जितने भी पैसे लगाने वाले लोग हैं, वो क्या देखते हैं कि एक्टर कौन है, कौन फेमस एक्टर कौन है फिल्म में, और किसी जी फेमस एक्टर को लेकर आओ, चाहे उसको एक्टिंग आती है या नहीं आती है, वो लड़का या लड़की है, वो थोड़ा उसका थोड़ा नाम है, या उसका कोई किसी स्टार का बेटा है, या कोई थोड़ा सा उसका सेलिब्रिटी स्टेटस है, तो उसके साथ फिल्म बना दो, चाहे उसको एक्टिंग आती है या नहीं आती। ऐसे बहुत एग्जाम्पल है जो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जी पर जी। सभी जानते हैं, बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं कि ना उनको एक मैं एक्टिंग सर आती आप है। हाँ बोलिए। एक मैं आपका वो देख रहा था इंटरव्यू स्टार्टिंग से पहले, तो उसमें आपने मेंशन किया था कि नेपोटिज्म के लिए जनता भी इतनी ही जिम्मेदार है जितने और लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं समझाता हूँ हमारी जनता को एक क्यूरियोसिटी, मैं समझाता हूँ आपको, स्टार किड को क्यों कास्ट किया जाता है हमारी इंडस्ट्री में। क्योंकि अगर किसी नए को करो तो बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों को थिएटर तक या ओटीटी प्लेटफॉर्म तक लाने के लिए, कि भाई ये नया एक्टर है, ये बहुत अच्छा है, इसको देखो। तो पब्लिक प्रेफर करती है कि नॉन एक्टर कोई हो तो हम देखेंगे। अब जिसको नॉन एक्टर नहीं मिलता, वो क्या करता है, किसी नॉन एक्टर के बेटे को, भतीजे को, भाई को, कजिन को, और पता नहीं किस रिश्तेदार को ले लेता है, ताकि क्या है, प्रेस में आ जाए कि फलाने एक्टर की बेटी लॉन्च हो रही है, फलाने एक्टर की का बेटा लॉन्च हो रहा है, फलाने एक्टर का भाई लॉन्च हो रहा है, फलाने एक्ट्रेस की कजिन लॉन्च हो रही है। तो कम से कम कुछ नाम आ जाता है, मतलब एक एक सेलिब्रिटी का नाम जुड़ जाता है उस फिल्म के साथ, कि एक्स सुपरस्टार की बहन आ रही है इसमें, ये वगैरह वगैरह। तो तो पब्लिक को फिर तो थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाता है देखने में, कि अच्छा चलो देखते हैं ये एक्टर का बेटा कैसा है, ये एक्ट्रेस की बेटी कैसी है। तो ये थोड़ा कल्चर है इंडिया में। और क्या है, इंडिया में लोग जो हैं वो कहानी से ज्यादा एक्टर को एक भगवान की तरह पूजते हैं। हमारे देश में एक्टर एक भगवान की तरह है, ये एक्टर कोई गलती कर नहीं सकता। और जी साउथ में तो एक्टर्स के मंदिर भी होते हैं, उनकी मूर्तियों के ऊपर पानी दूध गिराया जाता है, और पता नहीं क्या क्या होता है। तो एक्टर्स को हमने भगवान जैसा बना के रखा हुआ है। तो जब एक्टर भगवान है, तो उसके रिश्तेदार भी तो कुछ तो छोटे मोटे भगवान तो होंगे ही ना। बिल्कुल सर। तो ये है। सर बात करते हैं अभी, अगर हम मशीन लर्निंग या एआई की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, मैं तो एक इसका एक क्या और चीज बोलना इम्पैक्ट। चाहता हूँ। अगर अगर जी हमारे देश में एक्टर को भगवान माना जाता है, तो जी जी एक्टर के जो रिश्तेदार हैं वो भी छोटे मोटे देवता तो कहलाएंगे ही ना। बिल्कुल जी। मैं सर एआई पे आपका चाह रहा था कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग की हम बात कर रहे हैं, जो बहुत ज्यादा मतलब ट्रेंडिंग टॉपिक में है आज हमारी कंट्री में सभी जगह। तो इसका फिल्म इंडस्ट्री पे भी क्या कोई इम्पैक्ट पड़ सकता है आने वाले टाइम बहुत में। ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। एआई हर हर अ, हर एरिया में आ रहा है, फिल्म मेकिंग के हर एरिया में आ रहा है। मैंने खुद एआई बहुत यूज किया है,
मेरे पोस्टर्स, मेरी फिल्म के पोस्टर्स को डिजाइन करने के लिए मैंने एआई काफी यूज किया है। तो हाँ, एआई फिल्म मेकिंग के हर एरिया में अभी आ चुका है, और कुछ सालों में एआई पूरा टेक ओवर कर लेगा। तो एआई अगर आता है तो डायरेक्शन का काम या कुछ कम हो सकता है या बिल्कुल भी नहीं, डायरेक्शन का काम एआई बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि जो ह्यूमन माइंड की कैपेसिटी है क्रिएटिविटी के लिए, वो ह्यूमन माइंड की है। जो एआई डायरेक्टर का काम इजी कर देगा, यानी उसको जी जो चीज इमेजिन कर जो वो इमेजिन कर सकता है, वो स्क्रीन पर लाकर दिखा सकता है, ऐसा है। वो डायरेक्टर का काम एआई काफी आसान कर देगा। ही विल बी एबल टू क्रिएट व्हाट ही कैन इमेजिन, मैं ये कह रहा हूँ। जी सर, अगर हम ओटीटी की बात करते हैं तो ओटीटी ने न्यू कमर्स को या फिर कहें कि डायरेक्शंस में या कोई डायरेक्शन में हाथ आजमाना चाहता है तो उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। तो आप कैसा समझते हैं कि ये अच्छा नहीं, रहेगा उनको फिल्म? नहीं, ये भी गलत फहमी है। अभी ओटीटी भी, जो ओटीटी है वो भी बिल्कुल थिएटर वाली सिनेमा जैसा बन गया है। ओटीटी में भी आपको स्टार लाना पड़ता है। वो नयों को चांस नहीं दिया जा रहा है ओटीटी में। कुछ साल पहले जब ओटीटी चालू हुआ था तब दिया जा रहा था। अभी सारे ओटीटी चाहते हैं, उनको भी आभास हो गया है। वो ये कहते हैं कि अगर कोई नॉन फेज होता है हमारे वेब जी शो में या ओटीटी फिल्म में, तब जाके लोग ज्यादा देखते हैं। चाहे कंटेंट अच्छा हो बुरा हो, उनको कोई फिक्र नहीं है, लेकिन अगर नॉन फेज होता है ना, तो लोग चालू करके देख लेते हैं जरूर। तो इसलिए हमें तो नॉन फेज ही चाहिए, तो आप नॉन फेज लेके आओ, उनको नया वया कोई नहीं, नया एक्टर नहीं चाहिए। तो ओटीटी में भी ये ट्रेंड आ चुका है, जो जो फिल्मों में है। तो आपके पास सामने जो बिगेस्ट चैलेंज एज अ फिल्म डायरेक्टर अगर हम बात करते हैं तो वो क्या रहा है अभी तक? मौका मिलना या स्टार कास्ट मिलना या हाँ, एक प्लेटफॉर्म इस तरीके से? नहीं नहीं, फाइनेंस, जो फाइनेंस गैदर करना है वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है। फाइनेंस गैदर करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। और मैं स्टारकास्ट के हिसाब से फिल्म नहीं बनाता हूँ, मतलब मैं किसी स्टार के पीछे भाग के उस तरह से फिल्म नहीं बनाता हूँ। मैं फाइनेंस रेज करता हूँ, और जितना फाइनेंस रेज हो पाता है उसके हिसाब से मैं कास्टिंग करता हूँ। तो और तो आपको एक और बात बता दूं, जी सर। आपको एक और बात बता दूं, इंडस्ट्री की का अंदर, ये अंदर का रहस्य है, और ये खुलासा कर रहा हूं मैं कि जी यहाँ हमारी इंडस्ट्री में एक्टर एक्टर डिसाइड करता है कि डायरेक्टर कौन होगा। डायरेक्टर एक्टर को कास्ट नहीं करता है। जो मैं बोल रहा हूँ, जो स्टार वाली फिल्में हैं, जो बड़े स्टार्स वाली फिल्में हैं, वहां जी जो स्टार है वो डिक्टेट करता है कि मुझे ये सब्जेक्ट पे फिल्म बनानी है, ओके, और मुझे ये डायरेक्टर चाहिए, मुझे ये राइटर चाहिए। फिर वो स्टार के हिसाब से स्क्रिप्ट लिखी जाती है, और उस स्टार के हिसाब से डायरेक्टर फिल्म शूट करता है। तो वहां डायरेक्टर एक मतलब कठपुत, बोलिए। 100% बाइसिंग की बात कर रहे हैं आपकी? इसकी 100% बाइसिंग की बात कर रहे हैं कि जो नहीं, एक्टर चाहेंगे वही अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से वो रखेंगे? हाँ हाँ, आप एक गलत शब्द यूज कर रहे हो। बायसिंग वायसिंग कुछ नहीं होता है। जो एक्टर जो है वो सारा कंट्रोल करते हैं। तो हमारी जी इंडस्ट्री में डायरेक्टर या प्रोड्यूसर कंट्रोल या स्टूडियो कंट्रोल नहीं करता है फिल्म को, जो एक्टर है वो कंट्रोल करता है। ठीक है। तो क्या है, जी एक्टर गोस्ट डायरेक्ट करते हैं फिल्म को, गोस्ट डायरेक्ट, यानी नाम किसी और डायरेक्टर का आता है, लेकिन दरअसल वो एक्टर नहीं डायरेक्ट की होती है फिल्म, वही सब कुछ करता है। सारा क्रिएटिव कंट्रोल सब कुछ उसी के पास होता है। डायरेक्टर और नाम का डायरेक्टर होता है। ये एक ये होता है। कभी कभी एक्टर चूज करता है कि मुझे इस डायरेक्टर के साथ काम करना है, क्योंकि ये मेरी बात सुनता है, इसको मेरी मेरी जी समझ में इसको मैं क्या चाहता हूँ ये डायरेक्टर को समझ में आता है, तो मैं इस डायरेक्टर के साथ काम करूंगा, चाहे उस डायरेक्टर में टैलेंट हो या नहीं हो। लेकिन क्या है, वो स्टार के साथ उसका रिलेशन अच्छा होता है, कभी कभी वो फैमिली मेंबर होता है, कभी कभी उस कैंप में होता है वो, या कभी कभी उसका जी एक्टर का चमचा होता है, तो वो डायरेक्टर बन जाता है। तो ऐसे बहुत सारे डायरेक्टर हैं इंडस्ट्री में। ज्यादा करके डायरेक्टर ऐसे ही है। बहुत ही कम डायरेक्टर हैं जो अपनी विजन से फिल्म बनाते हैं, क्योंकि जब डायरेक्टर के विजन से फिल्म बनती नहीं है ज्यादा करके, तो एक्टर की विजन से फिल्म बनती है, तो डायरेक्टर करेगा भी क्या। तो गिने चुने डायरेक्टर्स हैं जो अपने हिसाब से फिल्म बनाते हैं।
इनके मैं जी नाम भी ले सकता हूँ। जी जी राजकुमार हिरानी जी, संजय लीला बंसाली, अनुराग कश्यप, सुधीर मिश्रा, दिवाकर बैनर्जी, प्रकाश झा, नीरज पांडे, ये सब अपने हिसाब से फिल्म बनाते हैं। उसमें एक नाम मनीष गुप्ता जी भी है। जी 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 सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि सोशल मीडिया सोशल मीडिया आजकल हमारा जो थिएटर है या मूवी है या प्रमोशन है, वो सोशल मीडिया के थ्रू ज्यादा हम लोग कर रहे हैं। तो ऐसा क्या है कि सोशल मीडिया के थ्रू हमें आना पड़ रहा है? पहले होता था कि मूवी रिलीज हो रही है तो जो जनता है वो सिनेमा हॉल तक आ जाती थी। आज के टाइम में ऐसा हो रहा है कि सबको सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है या इन्फ्लुएंसर्स को हायर करना पड़ रहा है। आप क्या हाँ, तो सोचते हैं सर? ये तो चेंजिंग मीडिया है। पहले न्यूज़पेपर हुआ करते थे, पहले टीवी चैनल्स तो अब भी हैं। अब क्या है, कोई न्यूज़पेपर पढ़ता नहीं है, क्योंकि सबको न्यूज़ अपने फोन पे मिल जाता है। तो एक वो जी न्यूज़पेपर का, टीवी चैनल का जरा कल्चर खत्म हो गया है, क्योंकि जी जी सबको न्यूज़ अपना वीडियो न्यूज़ उनको यूट्यूब पे मिल जाता है, सारे सोशल मीडिया पे उनको आर्टिकल्स मिल जाते हैं, और ऑनलाइन न्यूज़ काफी पॉपुलर हो गया है। तो एक इंसान को अपने फोन पे सब कुछ मिल रहा है, न्यूज़ वगैरह सब मिल रहा है, तो क्यों जाके न्यूज़पेपर पढ़ेगा, क्यों जाके टीवी ऑन करेगा? आपके फिंगर टिप्स पे जी आ गया है सब कुछ, इतना कन्वीनियंट हो गया है। तो इस वजह से सोशल मीडिया इतना पावरफुल हो गया है फिल्म प्रमोशन के लिए। अभी हम करते हैं, हम मैक्सिमम जो प्रमोशन करते हैं फिल्म की, वो सोशल मीडिया पे करते हैं, बिकॉज उसका रीच इतना है। क्योंकि जी अगर कोई फलाना न्यूज़पेपर है समझो, उसकी 10 लाख सर्कुलेशन है, मतलब 10 लाख लोग एक शहर में वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। जी लेकिन आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख लो, फेसबुक, ट्विटर, उसके तो करोड़ों फॉलोअर्स हैं पूरे दुनिया में। तो जी ऑब्वियसली उसकी रीच बहुत ज्यादा है। सोशल मीडिया की बहुत कम टाइम रीच में। मतलब बहुत कम टाइम, इमीडिएट टाइम तो है ही नहीं ना, वो तो जी हर एक के हाथ में है। जी तो आप एक ट्वीट कर दो या आप यूट्यूब पे वीडियो डाल दो, तो पूरी दुनिया के करोड़ों पॉपुलेशन को सबके हाथ में आ गया आपका प्रमोशनल मटेरियल। जबकि आप न्यूज़पेपर में डालोगे, तो तब तो जो इंसान वो न्यूज़पेपर सब्सक्राइब करता है, खरीदता है, पढ़ता है, और आपकी एड उसने देखा, वो ही देखेगा। जी सोशल मीडिया तो हर एक के फोन पे है, तो आपका रीच बहुत ज्यादा है। सोशल मीडिया से तो रीच बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो सोशल मीडिया भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। सर, आपने इतने बेबाकी से सभी चीजों का जवाब दिया। एक लास्ट और आपसे गाइडलाइन चाहेंगे। कोई अगर न्यू कमर है, डायरेक्शन में आना चाहता है या एक्टिंग में आना चाहता है, तो आपकी क्या अपनी तरफ से उसको सजेशन या सुझाव होगा कि हाँ, ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, इस तरीके से आ सकते हैं? ये एक्टर तो हूँ नहीं, मैं डायरेक्टर हूँ। कोई नया डायरेक्टर हो तो मैं मशवरा दे सकता, एक्टर को मैं कैसे मशवरा दूंगा? वो तो जो एक्टर खुद होगा, जो खुद एक्टर है, वो दे सकता है ना। जी 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 थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। फॉर इंग्लिश आर्टिकल और इंटरव्यू को आप इंग्लिश में पढ़ने के लिए आप हमारी जो वेबसाइट है एनिग्मेटिक हॉरिजन को प्लीज जाकर विजिट करें, पूरा डिटेल में इस इंटरव्यू को देखिए। थैंक यू सो मच।